इरफान खान तो बनना इम्पॉसिबल है, वो तो भगवान था। वैसे एक्टर इरफान खान साहब जैसे और ओमपुरी साहब जैसे तो बहुत सालों 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 में होते हैं। आई थिंक आई एम नॉट अ स्टार, आई एम जस्ट अ फेमिलियर फेस। स्टार कुछ अलग होते हैं। स्टार होते हैं मतलब अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, ये स्टार होते हैं। मैंने नवाज से सीखी एक्टिंग। क्योंकि बाबर के टाइम पे नवाज 1 महीने मेरे घर पे रहे हुए हैं श्री गंगानगर में। उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई, तो आई हैव लर्नड एक्टिंग। बट आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता ना कि यू आर एन एक्टर। अभी तो हिंदी कूल हो गई है थोड़ी सी। आपको तब बहुत मिसफिट फील होता था और तब बहुत ज्यादा अंग्रेजी का बोलबाला था जी। अभी हम थोड़े से लेस जजमेंटल हो गए हैं। भाषा बहुत बड़ी चीज है कि मैं हिंदी में सोचता हूँ, मैं इंग्लिश में सोचता हूँ, इसका फर्क पड़ता है। अगर मुझे जैसे कोई इंग्लिश पार्ट प्ले करना होगा, क्रेजी में जैसे कोई 2-4-6 लाइनें मैंने इंग्लिश में बोली हैं तो मेरी जान निकल गई उसमें। मेरे पापा जो है कमोडिटी के ट्रेडर हुआ करते थे, 3-4 हजार रुपये कमाते थे महीने के, और हम 5 बहन भाई थे। तो पैसों की बचपन से हमेशा प्रॉब्लम देखी, पर मन में यह था कि पैसे कमाओ। शिप ऑफ थीसिस ऐसी फिल्म आज भी कोई प्रोड्यूसर नहीं बनाएगा इंडिया में, मैं आपको लिख के देता हूँ। जो जेंजी है वो थोड़े से लेस जजमेंटल है, दिस इज माय ओपिनियन। मुझे लगता है कि उनको ये कम फर्क पड़ता है कि स्टार है या नहीं है, या ये उनको कंटेंट की ऑथेंटिक, मतलब आज की डेट में अगर आप पूछो कि क्या फैशन में है, तो ऑथेंटिक होना फैशन में है। अगर मैं मेरे बेटे के लिए फिल्म बनाऊंगा ना, कोई भी चीज है, दुकान है, मकान है, वो आदमी अपने बच्चे को देखे जाएगा, इट्स वेरी ह्यूमन इमोशन। यस, तो वो अपने बच्चों के लिए फिल्म बनाएंगे ना। कोई भी आदमी क्यों नहीं बनाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग नहीं हो रही है, कि वो लोग जैसे इस बात पे कूल मानते हैं कि अरे आई कैन स्पीक इन टूटा फूटा हिंदी। दैट्स नॉट करेक्ट। यू हैव टू लर्न हिंदी इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर। So the star and the producer of Ship of Thesis, Tumbad, and brilliant actor Soham Shah. Thank you for speaking with me. Thanks a lot for inviting me, but I think I'm not a star. I'm just a familiar face. That's it. स्टार कुछ अलग होते हैं। स्टार होते हैं मतलब अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, ये स्टार होते हैं। अब पर आप स्टार बनने के लिए आए थे बॉम्बे? मैं आया स्टार बनने के लिए था। हाँ। मुझे तो शाहरुख खान बनना था, पर फिर आपको लाइफ सिखाती है कि शाहरुख खान एक ही बनाया था भगवान ने, तो आपको कुछ और बनना पड़ेगा, और वो भी बहुत अच्छा है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट योर डेस्टिनी कि मे बी यू वांटेड टू बिकम शाहरुख खान, वो शायद आप पर जचता नहीं, आप कुछ और चीज़ के लिए बने हो, और वो बहुत बहुत खूबसूरत है वो चीज़, जिस चीज़ के लिए आप बने हो। Actually, so I have found your journey very interesting. मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है मुझे काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिला है, बट आई फाउंड जैसे आपकी जो जर्नी है, आई हैव नॉट encountered a similar journey so far in the stories that I have read. So I think that that's fascinating, and that I think my audience will also find fascinating. And we'll come to talking about how you made Ship of Thesis such a brilliant film, highly acclaimed. But आप अपने बचपन के बारे में बताइए, मुंबई तक कैसे पहुंची? मुंबई तक तो पहुंचना एक सपना हुआ करता था, और वो मतलब बहुत ही बैक सीट पर हुआ करता था, ऐसा कुछ फ्रंट सीट पे नहीं हुआ करता था। आप स्टार्ट से आप राजस्थान से हो? हाँ, मैं श्री गंगानगर में पैदा हुआ हूँ, और वहाँ भी मैं श्री गंगानगर के भी सबाव में रहा करता था। और आपके आपके पापा क्या करते थे? मेरे पापा जो है कमोडिटी के ट्रेडर हुआ करते थे, तो बहुत ही लिमिटेड से पैसे कमाते थे वो, 3-4 हजार रुपये कमाते थे महीने के, और हम 5 बहन भाई थे। तो पैसों की बचपन से हमेशा प्रॉब्लम देखी, तो सिर्फ जबकि मैं सबसे छोटा बच्चा था घर का, पर मन में यह था कि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कैसे कमाओ, कि घर में स्कूटर कब आएगा, मतलब आई डू रिमेम्बर कि टीवी कब आया था, फ्रिज कब आया था, फोन कब, फोन तो 1 साल की वेटिंग हुआ करती थी। फोन ऐसा नहीं होता था कि आप जाके ले आओ, सरकारी फोन हुआ करते थे, आपका वो 1 साल लगता था फोन आने में, बुकिंग करनी पड़ती थी। मतलब बर्फ मांगना एक दूसरे घर से बहुत ही एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कल्चर हुआ करता था। अपने घर में फ्रिज नहीं हुआ करता, फ्रिज नहीं थे, टीवी नहीं थे। मैं 16-17 साल की उम्र से मैंने काम करना चालू कर दिया। मैंने मेरे फादर को असिस्ट चालू किया, फिर मेरे ब्रदर ने कुछ काम चालू किया, मैंने उनको असिस्ट करना चालू किया। 16-17 साल की उम्र तक मेरी दुकान कह लो, आप ऑफिस कह लो, उस पर कमांड हो गई थी। मैं फर्स्ट पर्सन हो गया था उस जगह का। अब करते क्या थे आप? बिजनेस मेरा कमोडिटी का, हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस होता है। श्री गंगानगर जो जगह है, मैं जहाँ से, वहाँ खेती बहुत होती है, मस्टर्ड बहुत होती है, मस्टर्ड ऑयल निकलता है, और जो चीज़ बच जाती है उसको खल बोलते हैं। वो पंजाब में बिकती है। पंजाब हमारे बिल्कुल गंगानगर के साथ चिपका हुआ है।
तो हमारा उसका ट्रेडिंग का काम था, तो हम वो किया करते थे। तो मेरा सारा दिन जॉब ये होता था कि भाई जी 2 ट्रक हल दे लादा। 9 से 9 मैं सिर्फ ये किया करता था। 5 फोन होते, ठक 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 सारा दिन। और बहुत पैशन, बहुत मेहनत होती थी उस काम में। मैं 1 मिनट का, जैसे कि अगर बच्चा ही था 16-17 साल का, दोस्तों के बर्थडे पार्टीज ये सब होती थी, तो अगर किसी ने लंच पार्टी दी है तो मैं अटेंड नहीं कर सकता था, मुझे टाइम नहीं होता था, क्योंकि आप काम पे लगे जा रहे थे। मेरी ज़िंदगी में मुझे ना, मैं सिर्फ 1-1.5 महीने का ब्रेक लेता था, 1 से 1.5 महीने का, जब मेरे एग्ज़ाम होते थे। वो मेरे लिए लाइफ होती थी, जहाँ मैं फ्रेंड से मिल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो वहां से कमोडिटी ट्रेडिंग से आपने रियल एस्टेट कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि आपकी रियल एस्टेट की बिजनेस है अभी अभी। हाँ, ना एक बात होती है कि जहाँ चाह वहीं राह। हम्म, वो पैसे कमाने होते थे तो आपको हर चीज़ में इंटरेस्ट होता था जहाँ से पैसे कमा सकते हो। तो फिर वहाँ से हमने एक लैंड का पीस खरीदा, फिर उस पे कुछ काम किया, वो सक्सेसफुल हुआ। तो ये सब जर्नी है कि वहाँ से 10 साल, 1 डेकेड या 7-8 साल वो जर्नी रही। फिर वहाँ से रियल एस्टेट की जर्नी रही। फिर रियल एस्टेट में आके लगा कि हाँ यार ये भी हो गया है। जब आपने डिसाइड किया था कि सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा है, आप कमा भी रहे हो, लेकिन सब छोड़ के आप बॉम्बे जाओगे एक्टर बनने के लिए, जी, तो घर में व्हाट वाज द रिएक्शन? घर में कोहराम था। मेरी मदर का तो दिल टूट गया था। मेरी मदर तो रोने लग गई थी। मेरा और आप फर्स्ट सबसे छोटे थे तो सबसे छोटा, तो वो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं छोटे बच्चे। तो मेरे भाई ने समझाया कि इसका कुछ होना नहीं है, ये घूम फिर के आ जाएगा। और मुझे भी ऐसा लगता था कि यार 6 महीने, साल, 2 साल, लार्जली मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं अब चेंज हो गया हो तो। पहले ये होता था, आदमी घर से ये क्या कहता था कि मुझे 1 साल बॉम्बे रहने दो। हाँ उसको लगता है कि मैं 1 साल में कुछ कर लूंगा, हाँ या 6 महीने रहने दो, 2 साल रहने दो। और यहाँ होता नहीं है 6 महीने, साल, 2 साल में 1 डेकेड तो लग ही जाता है। और ये काम ऐसा काम है कि यू हैव टू कमिट इट, देयर इज नो शॉर्टकट। इट फील्स लाइक इस काम में बहुत शॉर्टकट होंगे, रातों रात बन जाते। कोई रातों रात नहीं बनता, कोई नहीं होता, और कोई रातों रात बनता भी तो ढह जाता है। मुझे ना फिल्मों से माय रिएक्शन टू द प्रोसेस हैज ऑलवेज बीन 3-4-5 साल लगते हैं फिल्म कंप्लीट करने में, जी, और कहीं भी जाके अटक जाता है वो। कभी कभी पैसे खत्म होते हैं, नहीं तो कुछ और नहीं होता, नहीं तो रिलीज नहीं मिलती। और हम लोग जो न्यूज में काम करते हैं, जी। हमारा इमीडिएट होता है, लाइव होता है आपका कि तो अभी क्या आउट हुआ, और इमीडिएटली यू गेट अ रिएक्शन फ्रॉम कैसा हुआ? कि कैसा हुआ, द ऑडियंस रिएक्ट्स। और अब इंटरनेट पे इट्स इवन क्लियरर, या क्योंकि साफ साफ बोलते हैं कि पसंद आया नहीं पसंद आया, इमीडिएटली यू कैन मेक आउट। सो द आइडिया ऑफ हैविंग अ स्टोरी और फिर वर्किंग ऑन इट फॉर 5 years, या it just, I mean, whether or not it's a success, and we talk about that later, but just 5 years of gestation period. या It's like waiting for the birth of a child for 5 years. It's just, what does that feel like? या इट्स अ टफ जर्नी। एंड जैसे आपने कहा, आई केम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। हम्म, मुझे बहुत इमीडिएट वैलिडेशन, जैसे आपने कहा ना न्यूज जी, में हाँ कि फायदा नुकसान हो रहा है कुछ हो, तो मैं वो बहुत ही हाँ, ट्रक पहुंच गई तो आपका हो गया हाँ काम। हो हाँ, गया ना, मतलब यार कि अम, मैं आगे बढ़ रहा हूँ नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, कुछ भी चीज़ आप वहाँ से आते हो। और यहाँ की आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप 7 साल, हमने वी हैव स्टार्टेड तुम्बाड़ इन 2012 एंड इट गॉट रिलीज इन 2018। इट टुक 6.5 years। पर वो ना यार, शायद मुझे लगता है कि फिल्मों में ना मोहब्बत वाली थोड़ी सी बात होती है। इट्स लाइक मोहब्बत, आपको हो जाती है तो हो जाती है। फिर आप कहते हो कि सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा मैं, अपना दिल, अपना घर, सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। मुझे लगता है कि ये जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यही है कि पहली बात तो जो 5-7 साल वाले बहुत कम लोग रह गए हैं जो 5 साल 4 साल वाली फिल्में बनाते हैं। हाँ। और जो 5 साल 4 साल वाली फिल्में बनाते हैं वो बहुत मोहब्बत से ही बनाते हैं। तुम्बाड़ जब रिलीज हुई थी, टेक्निकली ऑन पेपर तब की टाइम की जी, फेलियर थी, जी, थिएट्रिकल फेलियर थी। जी, मतलब So how do you, थी। हाँ, so how did you, so you have certain hopes with which now you're waiting, 6 साल काम किया, अभी रिलीज हो रही है फिल्म। How do you deal with, and I'm asking because all of us go through failure and we all learn the most. अपनी जो मेजर लर्निंग होती है फेलियर से होती है, जी, सक्सेस से नहीं होती। जी, जी। तो how do you deal with those emotions? तुम्बाड़ जो फेलियर हुई थी ना, वो 2 दिन के लिए ही फेलियर हुई थी। सबसे पहले सिर्फ 2 दिन ही फेल हुई थी तुम्बाड़ फिल्म मेरे लिए, उससे ज़्यादा दिन फेल नहीं हुई थी। जब मैं बना रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में ऐसी कोई फिल्म नहीं बन रही है।
मैं मुगल आजम बना रहा हूँ। मेरे हेड में मैं मुगल आजम में बना रहा था और मैंने मुगल आजम बनाने जितनी ही मेहनत की है। तो जैसे मुगल आजम के किस्से है ना कि जो डायमंड्स थे वो ओरिजिनल हुआ करते थे, वैसे ही हमारी कोई औकात नहीं है। स्वीडन कोई देश है यूरोप में, वहाँ से वीएफएक्स हो रहा है। मतलब मेरे जैसे आदमी को तो तब तक इतना भी कोई खास पता नहीं था कि स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। तो वो आदमी पर चाह ये कि बहुत अच्छा काम करना है, तो स्वीडन से वीएफएक्स हो रहा है, बैकग्राउंड अमेरिका से हो रहा है। स्टोरी बहुत ही इंडियन है कि लालच बुरी बला है, दादी माँ की कहानी है। तो जो बात थी ना वो मेरे लिए हमेशा ये था कि मैं कुछ अलग बना रहा हूँ, कुछ अद्भुत बना रहा हूँ जो बना नहीं है पहले। ये क्लैरिटी, ये कॉन्फिडेंस हमेशा था। जिस दिन तुम बाढ़ रिलीज होती है वो दिन दिल टूट जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम जीरो, एकदम डिजास्टर, वॉश आउट नहीं थी, मतलब ठीक थी फिल्म ने करीब 12-13 करोड़ का बॉक्स ऑफिस किया था उस समय, जो डिसेंट था पर फ्लॉप ही था। इट वाजंट अ हिट। और आप 7 साल से इतनी शिद्दत से बना रहे हो तो आपको लगता है कि यार आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई क्या। तो बहुत दिल टूटा मेरा। तो 2 दिन थे जब मुझे लगा कि मैं फेल हो गया। मैंने मेरे भाई को कॉल करके कहा, क्योंकि उसका हमेशा क्वेश्चन होता था कि वो रैशनल क्वेश्चन पूछता था कि तू कामयाब कैसे होगा, तेरी फिल्म देखने कौन आएगा, तेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है। वो बिजनेस वाली क्वेश्चन, उसको नंबर्स देखने की आदत होती है। हाँ, कि नंबर, तेरी फिल्म देखने कौन आएगा, कि मैं ऑडियंस होती है, चलो अच्छी फिल्म भी बनाई है पर मैं क्यों जाऊँ तेरी फिल्म देखने के लिए। तो मैंने वो जो 2 दिन जो गुजारे थे वो बहुत टफ थे, पर उसके बाद धीरे धीरे फिल्म स्टेबल होना शुरू हो गई। रिव्यूज बहुत अच्छे थे, मतलब कोई एक आधा रिव्यू शायद हो कि जिसको फिल्म पसंद नहीं आई, मुझे एक रिव्यू भी याद नहीं आता है। हाँ, क्योंकि उससे पहले वेनिस में प्रीमियर हुई थी तो वहाँ भी बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे इसको, और अलग फिल्म थी। आप देख रहे हो कि अब तो फिर भी थोड़ी सी रूटेड फिल्में बनती हैं। उस समय तो इंडिया से रूटेड फिल्में, प्रोस्थेटिक, वीएफएक्स, ये सब होता ही नहीं था, बहुत कम होता था। इंडस्ट्री से मुझे टेक्स्ट मैसेजेस आने शुरू हो गए कि यू हैव मेड अ ग्रेट फिल्म। बड़े बड़े लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे। तो फिर वहाँ से जर्नी सुधरती गई। फिर वहाँ से एक इंडस्ट्री में हल्की सी एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हो गई कि आप कहीं कुछ कहानी पिच कर रहे हो तो लोग सुन रहे हैं, मतलब पैसे नहीं दे रहे पर सुनते रहे हैं, सुन तो रहे हैं। तो आपको एक होप आती है कि अरे आप बना लोगे फिल्म, सेकंड फिल्म बना लोगे, थर्ड फिल्म बना लोगे। फिर ओटीटी पे फिल्म आई तो ओटीटी पे प्यार मिलना शुरू हो गया। तो ऐसे ऐसे करके ये गुजरा। तो मगर आपने थोड़ी बहुत रीशूट भी किया था? हाँ, हमने काफ़ी रीशूट किया था, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि जो प्रेमाइस थी बहुत मीठी थी जो हमने पहले। It was supposed to be 3 separate stories. या So you reshot a lot of it, you redubbed a lot of it. रीडअप तो बहुत हुआ, क्योंकि तुम्बाड़ में मेरे लिए सबसे ज़्यादा कोई पूछता है ना, क्योंकि तुम्बाड़ में फिजिकली ऐसा था कि ट्रांसफॉर्मेशन था, थोड़ा हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी है। एंड द सेम टाइम आई वाज डूइंग तलवार। अगर आपने तलवार देखी तो बहुत ही लीन आदमी है, छोटा सा है ऐसा। Yes. तो फॉर मी वो मेहनत कुछ मेहनत नहीं होती थी। द मेन मेहनत की महाराष्ट्रन एक्सेंट कैसे पकड़ो। जब हमने फर्स्ट कट देखा तो बाकी सब महाराष्ट्रन एक्टर थे तो वो मराठी साउंड कर रहे हैं और मैं साउंड कर रहा हूँ हरियाणवी जाट। तो ये हुआ कि यार ये सीखा कैसे जाए। और एक्सेंट सीखना सबसे टफ काम है। कि आप बॉडी बनाने के अगर आपने शिद्दत से छान ली कि मुझे वेट लॉस करना है कुछ, तो उसका एक साइंटिफिक तरीका है कि ये कैलोरीज इन है, ये आउट है, इतना खाओ, इतना वॉक करो। तो मतलब 3 महीने 4 महीने में आप अपने टारगेट पे 60-70% कहीं पहुंच जाओ। एक्सेंट तो एकदम तुक्का है, लगा तो लगा, नहीं लगा तो कैसे सीखोगे कि चोरी नहीं होता, सोरी का माल जांच के लेता। तो फिर वो मतलब मेरे लिए तो सिरदर्द बन गया था। मैंने 2-3 टीचर हायर किए, और वो जो बच्चों के जो होते हैं ना, हमारे उसको कायदे बोलते हैं, बच्चों की बुक्स होती हैं 1st-2nd स्टैंडर्ड की। मैंने जेन्युइनली मराठी की 1st-2nd स्टैंडर्ड की स्टोरीज बुक पढ़ी है कि वो पढ़ के मैं उनको सुनाता था। और आप समझो कि कितना टफ काम होता है कि व्हेन यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ, यू आर अ बिजनेसमैन एंड यू हैव लिव्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ, एंड आप बच्चे की तरह पहली और 2nd क्लास की किताबें पढ़ रहे हो। फिर फॉर्चुनेटली मैं ऋषिकेश कोहली करके एक डिक्शन टीचर है जिन्होंने रणवीर सिंह को ट्रेन किया था बाजीराव के लिए, और रणवीर सिंह का एक्सेंट बहुत अच्छा था बाजीराव। तो हमने उनको हायर किया, उन्होंने बहुत हेल्प की, और फिर उससे थोड़ा सा हमने महाराष्ट्रियन एक्सेंट उसका बनाया। तो आपने रीडब किया, ट्रेनिंग के बाद रीडब किया है। आपने कहा कि तुम्बाड़ की सक्सेस के बाद people listen to you more in Bollywood. So what happened when you first came?
जब आप पहली बार अपने बिजनेस सब कुछ छोड़ के ट्रेन पे सवार होके आप मुंबई पहुंच गए, क्या हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो उसमें एस्पिरेशन भी नहीं होती थी कि लोग मुझे सुने, क्योंकि ना मुझे एक्टिंग आती थी, क्योंकि मैं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर तो आया नहीं था कि NSD FTI करके आया था। आपको लगता है कि आप एक फिल्म बनाओगे और आप इतने समझदार हो कि दुनिया उसमें से समझ लेगी, देख लेगी आपको। तो आई हैव मेड अ फिल्म कॉल्ड बाबर। तो उसमें जैसे गाने से हुआ करते थे, गली गली में रॉब जिसका माशा, गैंगस्टर, पूरा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर। तो मैं वो बनाने आया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी, मेरे में वो हिम्मत नहीं थी, वो करेज नहीं था। मेरा सेल्फ स्टीम बहुत लो था इस चीज़ों के लिए कि मैं किसी को जाकर कह दूं कि मुझे काम दे दो। कैसे मैं मांग लूं? मुझे काम आता ही नहीं, मैं कैसे मांग लूं? मुझे एक्टिंग आती ही नहीं थी। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं एक्टिंग स्कूल में जाऊं, कि मैं सीख लूं? मैंने एक जो म्हाड़ा में एक्टिंग स्कूल होते हैं वो किया था 1.5-2 महीने के लिए। और मैं लोखंड वाला में तब पीजी रहा करता था, प्रदीप ज्वेलर्स करके एक जगह, उसके ऊपर 4,000 रुपये महीना देके पीजी रहता था। तो वो मैंने 1-1.5 महीना किया था। तो मुझे लगता था आ जाएगा। और फिर ये तो प्रोसेस मैंने नवाज से सीखी एक्टिंग। मैं बाबर के टाइम पे नवाज 1 महीने मेरे घर पे रहे हुए हैं श्रीगंगानगर में। उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई। तो आई हैव लर्नड एक्टिंग। बट आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता ना कि यू आर एन एक्टर। मैं कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ा हूँ। मुझे याद है बाबर के टाइम में एक स्टाइलिस्ट कपड़े ट्राई करने के लिए, कुछ मिलने के लिए, तो मैं इतना शर्माऊं, मेरा ऐसा दिल करे कि मैं सोफे के अंदर घुस जाऊं, क्योंकि you are very shy. I used to be very shy. Because you were not comfortable talking to women. It was a tough thing for me. आपने कहा कि सबसे ज्यादा दिक्कत आपकी ये इस बात से हुई थी कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, जी। इसलिए आपने इंटरव्यू नहीं दिया बाबर के टाइम पे? आपको बाबर के टाइम पे तो इंग्लिश की तो अलग बात है। आपको ऐसा लगता था कि यार जो बॉम्बे के लोग हैं ये तो अलग ही हैं, हम तो एलियन हैं यहाँ पे। आपको इतना मिसफिट होता है ना फील। अभी तो हिंदी कूल हो गई है थोड़ी सी। आपको तब बहुत मिसफिट फील होता था, और तब बहुत ज्यादा अंग्रेजी का बोलबाला था। जी। अभी हम थोड़े से लेस जजमेंटल हो गए हैं। उस समय जो यहाँ था क्लास स्ट्रक्चर था कि आप इंग्लिश बोल पाते तो आप यहाँ हो, नहीं तो आप वहाँ हो। तो वो मुझे लगा करता, मुझे बोलना भी नहीं आता था। मैं मतलब क्या बात करूं, क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको उस जर्नी से गुजरना पड़ेगा। कि जैसे ये जो लोग कह देते हैं कि निपोटिज्म या इंडस्ट्री कट्स, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि वो प्रोसेस से गुजर नहीं रहे हैं। प्रोसेस है तपाई। मैंने तो झेले, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाता था क्योंकि मैंने वो प्रोसेस नहीं किया था। तो मुझे इंटरव्यू देना नहीं आता था। मैं बाबर में मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने ऐसा नैरेटिव बना लिया अपने मन में, अरे बाद में रिवील करेंगे, इसको डार्क रखेंगे और ये लोग फिगर आउट करेंगे। किसको इंटरेस्ट है? कौन फिगर आउट करेगा आपके लिए? पर आपने मन में बना लिया अपने मन को बहलाने के लिए। बिकॉज आई यूज्ड टू बी वेरी अनकंफर्टेबल कि मैं इंटरव्यू कैसे दूं, बात करूं कैसे, क्वेश्चन कैसे, आंसर कैसे करूं। तो मैंने लोग रखे हैं, मैंने प्रोफेशनल लोग हायर किए हैं कि कैसे इंटरव्यू दिए जाते हैं, कैसे मीडिया से बात की जाती है। मुझे नहीं आता था। तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल था। तो उसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। लाइक अभी भी बहुत लोगों के लिए स्ट्रगल है इंग्लिश। मुझे लगता है कि अब तो फिर भी मुझे लगता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ना थोड़ा चेंज हो गया है। हिंदी कूल हो गई है। इतने कॉमेडियंस, इतने मतलब ये स्टैंड अप कॉमेडियंस आकर, और इतने लोगों ने इस पॉपुलर कल्चर में इतना कंट्रीब्यूट किया, इतने बड़े बड़े लोग हो गए हैं कि हिंदी एक्सेप्टेबल हो गई है। पर वो प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आज की डेट में इंडस्ट्री में बच्चे लॉन्च होते हैं, उनको प्रोसेस से नहीं गुजरे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम आती है। और उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको सबसे पहले दिन जज किया जाता है। जिस दिन उनके लॉन्चिंग की बात आती है उस दिन सोशल मीडिया पे एकदम ट्रोल कर दिया जाता है, क्योंकि इतने लोग फ्री बैठे हैं कि उनको कोई काम नहीं है ट्रोलिंग के अलावा। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है कि लेकिन आपको ये नहीं लगता कि a lot of people say, especially people who've come from outside, आप आउटसाइडर हो, कि आउटसाइडर्स को और अपॉर्चुनिटी दे दो? डेफिनेटली लगता है कि आउटसाइडर को और अपॉर्चुनिटीज दे दो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ट्रोल कर दो। और आउटसाइडर को अपॉर्चुनिटीज दे दो, ये बहुत ही फेयर क्वेश्चन है। और बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली भी हैं। बहुत लोगों ने काम किया है, काम के जरिए आगे बढ़े हैं। नवाज, इरफान साहब, अभी तो बहुत OTT पे काम है। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि फेयर नहीं है। आउटसाइडर्स को नहीं मिलती इतनी अपॉर्चुनिटी। उनको मिले तो बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं टेबल पे। पर उसका एक सिस्टम है ना। एट द सेम टाइम ये भी तो एक आई एम एन मतलब आउटसाइडर का आउटसाइडर हूँ मैं। आप ये पहली बात तो ये समझो कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। आउटसाइडर में आउटसाइडर का आउटसाइडर हूँ। एक आदमी, एक बच्चा जो जूहू बैंड्रा से लॉन्च होता है, जिसके फादर मान लो कोई प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, बड़े एक्टर थे। और एक बच्चा जो जिसके फादर मान लो सपोर्टिंग एक्टर थे, HOD थे, वहाँ से लॉन्च होता है।
मतलब वो पहले वाला पहली पायदान पे, ये तीसरी पायदान पे है। फिर एक बच्चा जो बॉम्बे शहर से लॉन्च होता है, जिसका स्ट्रगल कुछ नहीं है, उसने ट्राई किया हुआ तो ठीक है, नहीं लाइफ पे कोई डेंट नहीं है, क्योंकि माँ वहीं, बाप वहीं, दोस्त वहीं, लाइफ वहीं, वो 5वीं पायदान पे है। फिर एक आदमी आता है जो जयपुर इंदौर जैसी जगह से आता है, जिसको इंग्लिश पता है, सोशल मीडिया पता है, वो 8वीं 9वीं पायदान पे। फिर हमारे जैसे लोग जो गंगानगर से आते हैं, ना इनको इंग्लिश पता, ना सोशल मीडिया पता, अंग्रेजी की फिल्में पूछो तो 4 देखी हैं, मार्लिन ब्रांडो पता नहीं है कौन है, एल पचिनो पता नहीं कौन है, फिल्में कौन सी देखी हैं, ट्रू लाइज, जुरासिक पार्क, टाइटैनिक, वो भी हिंदी में डब देखी हैं। तो मैं तो आउटसाइडर का आउटसाइडर हूँ, पर लोगों ने काम किया है, लोग आगे बढ़े हैं। और ये सही है कि हमारे यहाँ इकोसिस्टम नहीं है ऐसे टैलेंट को नर्चर करने की, कि जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि तो फिर ऐसे टैलेंट स्टार क्यों नहीं बन जाते बड़े, क्योंकि एजेंसीज हैं यहाँ पर उतनी इनफ एजेंसीज नहीं है कि उन लोगों को आप स्टाइल, फैशन, कपड़ा, बात सब करना सिखा दो। ऐसी एजेंसीज नहीं है, ऐसी फिल्में नहीं बनती जहाँ उनके टैलेंट का सदुपयोग हो पाए। लाइक पंचायत एक सीरीज है उसमें कि हर कैरेक्टर फेवरेट है सबका, तो वो नहीं हो रहा है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपका काम ले लिया है। फिल्में और भी बन सकती हैं, प्रोड्यूसर नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। क्योंकि ये भी एक कॉन्वर्जेशन है ना कि अगर मैं मेरे बेटे के लिए फिल्म बनाऊंगा ना, मतलब मैं मेरी कोई भी चीज़ है, दुकान है, मकान है, वो आदमी अपने बच्चे को देखे जाएगा ना, इट्स वेरी ह्यूमन इमोशन। तो वो अपने बच्चों के लिए फिल्म बनाएंगे ना, कोई भी आदमी क्यों नहीं बनाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग नहीं हो रही है, कि वो लोग जैसे इस बात पे कूल मानते हैं कि अरे आई कैन स्पीक इन टूटा फूटा हिंदी। दैट्स नॉट करेक्ट। यू हैव टू लर्न हिंदी इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, बिकॉज फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट हिंदी भाषा है हमारी सिनेमा की। यू कांट चेंज इट। यू कैन स्पीक अ लाइन इन इंग्लिश इन बिटवीन, बट द मेन डायलॉग यू हैव टू डिलीवर इन हिंदी। और भाषा बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं हिंदी में सोचता हूँ, मैं इंग्लिश में सोचता हूँ, इसका फ़र्क पड़ता है। अगर मुझे जैसे कोई इंग्लिश पार्ट प्ले करना होगा, क्रेजी में जैसे कोई 2-4-6 लाइनें मैंने इंग्लिश में बोली हैं, तो मेरी जान निकल गई उसमें, मुझे याद करके रट रट के जाना पड़ता था। तो वो मुझे एक प्रॉब्लम लगती है। वर्कशॉप नहीं है, एक्टिंग स्कूल्स नहीं है, एक्टिंग सिखाई नहीं जाती। एक्टिंग मतलब 5-7-10 साल तो मुझे लगता है कि एक्टर को बनने में लग जाते हैं। तो वो कैसे, ये वो प्रोसेस नहीं है कि 20-22-24 साल में आदमी लॉन्च हो जाए। और दूसरा मुझे लगता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज हम जैसे लोग वहाँ से तब के आते हैं, तो एक और उनका फ़ायदा होता है कि उन्होंने जर्नी देखी होती है। जब ट्रेन में 2 दिन में चल के आते हो तो बहुत धक्के खा के आते हो, तो बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हो। और लाइफ एक्टिंग क्या है, इनएक्ट ही तो कर रहे हो आप लाइफ को। तो जो आदमी यहाँ बॉम्बे के बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरिया से, वो कैसे समझेगा। जैसे आमिर साहब ने एक बार रणबीर को कहा था कि यू शुड ट्रैवल इंडिया, बैग पैक लो। जब एक्टर बनने से पहले उन्होंने, आमिर साहब ने रणबीर को ये राय दी थी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल राय कि आप इंडिया देखो तो सही, इंडिया में आप एक्टिंग करना चाहते हो, आप देखिए तो सही कि हिंदुस्तान के आज भी 3 सबसे बड़े सुपरस्टार आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान है। शाहरुख खान जो दिल्ली हार्ट से आते हैं, हिंदी के हार्टलैंड से आते हैं। सलमान खान जिनके फादर का नाम सलीम खान है, जो मतलब उनसे बढ़िया स्क्रीन प्ले किसी ने लिखा नहीं है। आमिर खान जो आदमी ये राय देता है कि रणबीर कपूर को कि तू इंडिया घूम के आ। तो अगर आप हिंदुस्तान में एक्टर बनना चाहते हो तो इंडिया आपको घूमना पड़ेगा। और लैंडस्केप, फिल्में चेंज हो गई। 2010-12 में ऐसी फिल्में बन जाती थी जहाँ आप थोड़ा सा पर्सनैलिटी पे, थोड़ा सा चार्म पे, थोड़ा सा गुड लुक पे, थोड़ा सा फैशन पे निकल जाओगे, क्योंकि बहुत ही एस्पिरेशनल फिल्में बनती थी कि लंदन शूट हो रहे हैं। अभी कौन से लंदन शूट हो रहे हैं अभी तो आपकी कहना है कि those of us who grew up in villages and in smaller cities, we see more characters in our lives. डेफिनेटली वी सी मोर कैरेक्टर्स। एंड अगर आप कोई आदमी वहाँ से यहाँ चल के बॉम्बे में आया है तो उसको बहुत सारी कहानियाँ आपको बताने के लिए, बिकॉज ही हैव वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। शिप ऑफ थीसिस भी आप ही ने प्रोड्यूस किया, जी जी। तुम्बाड़ भी आप ही ने प्रोड्यूस किया। डू यू फील कि in order to do the kind of roles that you really want to do कि आपको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, कि आपको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कोई नहीं कर रहा है ऐसी फिल्म्स? शिप ऑफ थीसिस ऐसी फिल्म आज भी कोई प्रोड्यूसर नहीं बनाएगा इंडिया में, मैं आपको लिख के देता हूँ। और वो मैंने 2012 में बनाई थी, नाम ही शिप ऑफ थीसिस है, जिसमें कोई शिप है नहीं। तो इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल फिल्म। इट्स अबाउट आइडिया ऑफ जस्टिस, ब्यूटी एंड आइडेंटिटी। तो कौन, जिसमें 6 भाषाएं हैं, कोई किस भाषा में बात कर रहा है, पर मुझे वो अच्छा लगा था। और मैं बहुत ही इनोसेंट, मैंने तो बहुत ही इनोसेंट थॉट से बनाई थी कि
मैं यार ये मेरे पास पैसे हैं मैं फिल्म बना लूँगा, और उससे कोई 2 लोग भी ऐसे निकल जाएँ कि उस फिल्म को देख के ऑर्गन्स डोनेट कर दें, तो किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट हो सकता है। ये फिल्म का आइडिया आपका था? नहीं, ये आपने मेरा लिखा? बिल्कुल आइडिया नहीं था। अच्छा। ये जो डायरेक्टर है आनंद गांधी, उन्हीं ने लिखी थी, उन्होंने डायरेक्ट की, उन्हीं का आइडिया था। मैंने सिर्फ प्रोड्यूस की थी और एक्ट किया था। And Anand worked with you again in Tumbad as well. या ही हैज वर्कड विद मी। So it's a relationship of two very different people, Yeah, very different backgrounds. बट ये कैसे? How did you become friends? आप क्योंकि वो भी बहुत देसी था, हाँ और मेरी देसी लोगों से बन जाती है, इट्स वेरी इजी, क्योंकि वो एक सेंसिबिलिटीज जो कल्चर की होती है ना वो सेम होती है, तो हमारी बहुत अच्छी बन गई थी। जी। मैंने उसकी एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, ही हैज़ मेड अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड राइट हियर राइट नाउ, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मुझे देख के लगा कि यार ये बढ़िया टैलेंटेड इंसान है, तो फिर हमने काम किया साथ में। Are you still friends? नो, नॉट एनी। What happened? ये तो लाइफ है, जर्नी, हर आदमी की अपनी जर्नी होती है। लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में, लोग चले जाते हैं, और मतलब मुझे लगता है कि मेरी जर्नी बहुत फॉर्चुनेट रही है कि करेक्ट टाइम पर लोग आए हैं, करेक्ट टाइम पर लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और चले गए हैं, ताकि मैं मेरी आगे जर्नी में और ग्रो कर पाऊँ। Next क्या करेंगे आप? What is I know that you're working on Crazy, but I want to know what the big picture is. आप सुपरस्टार बनने के रास्ते पे हो कि आप इरफान खान जैसी फिल्म एक्टर के बनने की एम्बिशन है आप में? आप क्या सोच रहे हो अभी? आई वांट टू नो व्हाट योर थॉट्स आई थिंक इरफान खान तो बनना इम्पॉसिबल है, वो तो भगवान था। वैसे एक्टर इरफान खान साहब जैसे और ओमपुरी साहब जैसे तो बहुत सालों 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 में होते हैं, तो हम तो ठीक ठाक सा डिसेंट सा काम कर लिए, दैट्स इनफ। बट व्हेन आई केम हियर तो यही हुआ करता था कि यार आपको शाहरुख खान बनना होता था, पर अभी आपको शाहरुख खान नहीं बनना है, आपको कुछ और बनना है, क्योंकि लाइफ ने आपके लिए कुछ और लिखा है। तो मुझे सिर्फ फिल्में बनानी है मेरी लाइफ में। मेरा आज की डेट का तो प्लान ये है कि मैंने तुम्बाड़ और शिप ऑफ थीसिस बना लिया, क्रेजी बना लिए, जो मुझे लगता है मैंने अच्छी फिल्म बनाई है। इट्स सब्जेक्टिव, कभी लोगों को कोई चीज़ पसंद आती नहीं, तो 7-8 फिल्में और बना लो, 10 फिल्मों का ऐसा बंडल हो कि जो मैंने बनाई है, तो मैं बस उतना ही चाहता हूँ। Tell me about Crazy. What is that film about? Why did you choose it? ये लाइक इन तुम्बाड़ हॉरर जॉनरा में जाके हमने कुछ हॉरर जॉनरा को थोड़ा बेंड करने की कोशिश की, कि उसमें से कुछ और करने की कोशिश की। क्रेजी में जो थ्रिलर जॉनरा है उसमें हमने जाकर कुछ उसको बैंड करने की कोशिश की है। सो और कुछ जैसे लाइक इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट तुम्बाड़ से, कि तुम्बाड़ तुम्बाड़ आंखें हैं हाँ. तो ये कान है। Okay. तुम्बाड़ बहुत ही विजुअल फिल्म है। हाँ. ये This बहुत is a lot वाली फिल्म on the phone. ट्रेलर से समझ में आ रहा है कि इट्स अ लॉट अबाउट यार, कि आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा अगर इस फिल्म को आप अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हो, क्योंकि एक ही दिन की कहानी है, बट एट द सेम टाइम कुछ नया है। जैसे तुम्बाड़ में कुछ नया था, कुछ अनप्रेडिक्टेबल है कि आप देखते हुए फिल्म एंड आपको पता नहीं चलेगा कि क्या एंड होगा। तो मुझे ऐसी फिल्में बहुत पसंद आती है। एक फिल्म देखी थी मैंने, अ डिसीजन टू लीव, अकॉर्डिंग टू मी वो लगती थ्रिलर है और लास्ट में कुछ और ही निकलता, तो मुझे वो फिल्में, ऐसी फिल्में बहुत पसंद आती है। तो क्रेजी में यही है। ऊपर से देखो तो आप एक बाप है जिसकी एक बच्ची जो है किडनैप हो गई है, और ये आदमी थोड़ा सा चक्रव्यूह में फंसा हुआ आदमी, जैसे हम सब लोग अपने एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि किसी को कार चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर, किसी को पैसा, तो कुछ ना कुछ हर आदमी, और खुद के ही बनाए हुए हैं। मतलब लार्जली थोड़ा सा एक कदम आप पीछे हट के देखो तो टेबल पे खाना हो, छत हो, तो उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमारी बनाई हुई है, तो हमारे कैरेक्टर की भी कुछ गलतियाँ हैं, तो जिससे वो एक चक्रव्यूह में फंस गया, तो वो कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा, ये फिल्म है। और ये रिलीज कब हो रही है? ये 28 फरवरी को। आपने कहा व्हेन वी वर टॉकिंग अर्लियर, आपने कहा कि मेरी जो जर्नी है बिजनेस से स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, इसका मतलब क्या है? सॉरी, बिजनेस से स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है कि मैं बिजनेसमैन होता था, मुझे लगता था कि आई कैन कंट्रोल लाइफ। मैंने केम हियर तो मुझे लगता था कि अच्छा ये एक्टिंग सिखा देगा, वो कपड़े बता देगा, वो ये हैंडल कर लेगा। तो आप बहुत ही ऐसे आते भी, मैंने बहुत ही जल्दी सक्सेस हासिल की थी मेरी ज़िंदगी में बिजनेस में, और वो आपके दिमाग के साथ बहुत खेलती है। अंदर से बहुत ही थोड़ा सा आपको लगता है कि एक
ईगो कह लो आप, बहुत ही ईजिली आ जाती है, जबकि मुझसे आज तक कोई इंसान मिला हुआ है यहाँ बॉम्बे में, वो ये नहीं कहेगा कि यार ये आदमी एलिगेंट है या ईगो है, पर अंदर से ईगो स्लैश कॉन्फिडेंस ये कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जाता है आपके अंदर। जब आप कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच में बहुत बहुत ही थिन लाइन है। हाँ। और जब आप सक्सेस जल्दी दुनिया में हासिल कर लो, और मैं मतलब पैसे कमाना, पैसे पैसे, और मतलब यही दुनिया से आता, हर चीज़ मटीरियलिस्टिक थी जी कि सक्सेस का मतलब क्या, स्टार बन गए, फिल्में बना रहे हो, ये सक्सेस का मतलब। तो वहाँ से जो बॉम्बे ने मुझे गिफ्ट दिया, या जो ये जर्नी मैंने चूज़ की, उसका सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि ये बात को एक्सेप्ट करना कि देर इज़ नो फ्री विल, कीप वॉकिंग, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। जो मेरे इश्यूज थे वो मुझे 2014 में पता थे, बट आपको पता था कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, पर उसको एक्सेप्ट करना ये अलग गेम है। लाइक जैसे कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करता, मैंने बहुत लंबा समय गुजारा जिसमें मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब थी। टेल मी व्हाट हैपेंड। मुझे मिसफिट, यहाँ पर फिट फील नहीं होता था, एक कांस्टेंट ये रहता था कि मैं छोड़ के चला जाऊँ क्या। मेरा सुबह उठता तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता था कि मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर यहाँ से नहीं आता, मैं यहाँ तो पैसे गवाता हूँ, तो मैं क्यों रह रहा हूँ, क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं यहाँ कम महसूस करता हूँ, यहाँ मैं लेस महसूस करता हूँ। तो पर तो बाढ़ पैरेलली बन रही थी, अंदर से छोड़ नहीं पा रहा था, तो मैं हमेशा एक कन्फ्यूजन में रहता था कि यार मैं बॉम्बे शहर में क्यों रह रहा हूँ, मुझे यहाँ अनकंफर्टेबल फील होता है, पर एट द सेम टाइम डीप डाउन मैं यही काम करना चाहता था। और बॉम्बे ऐसी जगह है कि भीड़ में भी आप अकेले हो जाते हो। भीड़ में भी आप अकेले हो जाते हो, तो आई यूज्ड टू फील वेरी लोनली, आइसोलेटेड, जबकि मेरे आसपास लोग थे। Because it's somehow I've always felt like जब मैं पहली बार आई थी, so I left family everything at home, और मेरे पेरेंट्स ने कहा कि इतने जो 2004 2003 2004 में 6,000 की कमाई थी, तो मेरी मम्मी पापा ने बोला कि इससे तुम काम नहीं चला पाओगे, बॉम्बे में नहीं रह सकते अकेले, इससे तो कम पड़ जाएगा। लेकिन एक जिद थी कि मैं जाऊंगी, मुझे जर्नलिस्ट बनना ही है, तो मैं जिद करके आ गई। एंड महीने के एंड पे पैसे खत्म होते थे, तो देयर वाज नो मनी टू ईट। ऐसे दिन थे जब अंधेरी स्टेशन से बस लेने की पैसे नहीं थे, तो मैं पैदल जाती थी बारिश में, और जब मैं अपने पीजी में पहुंच जाती थी तो खाना नहीं था, देयर वाज नथिंग टू ईट। और 10 रुपए की जो सूप पैकेट मिलती है ना गर्म पानी में डाल के, दैट वाज डिनर। और मुंबई की वो जो मानसून होती है कि बारिश होती है, ठंड लगती है, कपड़े भीगे जाते, खाना कुछ नहीं है। इट वाज रियली डिफिकल्ट टाइम, और ऐसा लगता है कि आपकी पीजी में और 4 जन रहते हैं आपके साथ, बट फिर भी आप अकेले हो। ट्रेन स्टेशन में, ट्रेन में भीड़ होती है, बट फिर भी आप अकेले हो। आई फील लाइक बॉम्बे हैज दैट, मुंबई हैज दैट फीलिंग कि जब तक आपकी रूट्स नहीं बनती है, आप अकेले रह जाते हो। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। ये कोई बात समझता नहीं है, जो इनसाइडर आउटसाइडर एक्टर, ये जो कॉन्वर्जेशन है ना, उसमें ये कॉन्वर्जेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि रूट्स जब तक आपके बनती नहीं है। जो आदमी बॉम्बे से ही है पर फिल्म लाइन से नहीं है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है भाई, तेरे रूट्स यहीं से हैं, तो कुछ खो नहीं रहे हो। लाइक मेरी जर्नी एकदम ऑपोजिट है। जब मैं यहाँ आया था तो अपना एकदम सेफ्टी नेट बना चुका था। आई हैव नेवर स्ट्रगल्ड फॉर कि मेरे टेबल पे खाना नहीं है या मेरी छत देने को रेंट नहीं है, मैं वो सब सेव करके आया था। उसके बावजूद इतनी टफ हुआ करती थी जर्नी, क्योंकि कुछ और फियर होते थे। हाँ, मुझे याद है एक दिन, मुझे ना ऐसा लगता है कि मुंबई एग्जाम लेते हैं सबके, बहुत एग्जाम लेता है, पर आपको बहुत कुछ लेता है, बहुत कुछ देता भी है। हाँ, बहुत आप कुछ पास हो जाओ एग्जाम तो बहुत अगर पास हो जाओ तो बहुत कुछ देता है। मुझे याद है, मैं एक दोस्त है मेरा आदेश, जो तुम्बाड़ का को डायरेक्टर है। एक तो मेरी वाइफ की बहुत मुझे सपोर्ट रही इस जर्नी में, अगर उसने अनकंडीशनल प्यार दिया मुझे। आई केम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, वहाँ से अलाउ करना कि फिल्मों में चले जाओ, और तो उसकी इमेंस सपोर्ट रही मुझे। उसके अलावा आदेश प्रसाद एक को डायरेक्टर हैं हमारी तुम्बाड़ पर, मेरे दोस्त ही हैं, मेरे पार्टनर हैं। मैं उसका रोज़ाना दिमाग खाता था। मैं मतलब महारानी के शूट पे हूँ, 2 घंटा उसे कॉल कर रहा हूँ कि अरे यार ये वो छोड़ दो क्या, तुम्बाड़ के बावजूद भी, रिलीज होने के बाद भी, पहले भी। और एक दिन मैं सुबह सुबह गया, वो ब्रेकफास्ट बना रहा था, मैंने कहा यार मैं छोड़ दूँ क्या, ये बहुत पुरानी बात नहीं, 2021 की बात है। तो उसने कहा यार तुम
चले जाना चाहते हो चले जाओ, नॉट एन इशू, बट डर के मत जाओ। तू डर के गया ना, तेरी जिंदगी में तुझे मलाल रहेगा कि तू डर के आया, तू डर गया वहां से। वो ना मतलब वो मतलब जो ये मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल इसमें थेरेपिस्ट, आदेश से बहुत सारी बातें, एक्टिंग पे बहुत सारा काम, एक्टिंग के थ्रू किसी से मिला जिसने बहुत सारी चीज़ें में, पर वो बात सील हो गई कि डर के नहीं जाना यार यहाँ से। आपने कहा थेरेपिस्ट के पास गए थे, जी, सो यू क्यों गए थे, क्या हुआ? बस इसी से सब मेंटल त्रास रहता था कि आई एम नॉट इनफ, हम्म, आई यूज्ड टू फील लेस। बहुत सारे सपने होते थे। एक हिंदी में ना एक दो लाइनें हैं कि जी इच्छाओं और उम्मीदों का गट्ठर इतना भारी हो जाता है कि जो जिंदगी उत्सव होनी चाहिए वो त्रास बन जाती है। तो मेरे साथ एग्जैक्टली यही था। कोई कमी नहीं है लाइफ में, आप अच्छी कार में घूमते हो, आप फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हो, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, कुछ कमी नहीं है। फिट इन नहीं हो पा रहा हूँ, इन्फीरियर फील कर रहा हूँ, इंग्लिश नहीं आती, कल्चर नहीं आता, जहाँ था वहाँ तो राजा था, यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ एक लाइफ। वहाँ भी पहले स्ट्रगल करके कुछ बनाया, मतलब मेरे लिए तो बनवास वाली बात थी कि मैं सब कुछ बनाया मैंने वहाँ, छोड़ के आ गया, हाँ फिर वही बनवास में छोड़ के आ गया। तो वो कांस्टेंट ये हुआ करता था कि आई एम स्टेइंग हियर, और धीरे धीरे आपको ये खाने लगता है। और जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है ना, आदमी को ये लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब पता है, तो मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हमारे यहाँ बहुत टैबू है कि मतलब थेरेपिस्ट मतलब पागल हो गए हो क्या। थेरेपिस्ट का मतलब ये होता है जो आदमी आपसे बात करता है, इट्स अ वाइज फ्रेंड। तो मैं गया, मैंने बहुत बातें की, 2-2 घंटे बातें की। और थेरेपिस्ट के साथ एक और है कि आप ये सोचे जाओ कि 3 थेरेपी, ऐसा नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस। यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू टॉक, यू हैव टू टॉक। और कोई चीज़ आपको वो आज बताएंगे, कोई आज आपकी बात होगी और आपको 2 साल बाद समझ में आएगी कि अच्छा ये बात ऐसी होती है, मतलब आपको समझ आ जाएगी। एक्सेप्टेंस आपकी, जो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं जाता था, फिर धीरे धीरे तो इन सब चीज़ों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरी लाइफ में कि अपने स्किन में मैं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं आज बहुत कंफर्टेबल हूँ। And you said you're now comfortable in your skin. Yeah. तो यहाँ तक पहुँचे, for that understanding, for that comfort, what has changed? सरेंडर, हम्म, कि आप बहुत ही छोटे से कुछ हो तो आप कुछ बहुत ज़्यादा करें, सब कुछ आपके हाथ में है ही नहीं कुछ, देयर इज नो फ्री विल। सरेंडर, आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। मेरे एक मेंटर है जो काफ़ी सीनियर पुलिस अफसर थे, अभी रिटायर्ड है, डी शिवानंदन करके, बहुत बढ़िया पुलिस अफसर थे। और काफ़ी बातचीत होती है, जो जब आप काम करते हो ना तो थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है कि मैं क्यों कर रही हूँ, इससे कुछ हो नहीं रहा है, कि हम दिन रात यही काम कर रहे हैं लेकिन नथिंग इज चेंजिंग इन द वर्ल्ड। जो बुराई थी दुनिया में वो चलती जा रही। तो उन्होंने मुझसे एक बात की जो एक्चुअली महाभारत की बात है, जो कृष्णा, भगवान कृष्ण बोलते हैं, उन्होंने कुछ अलग बताया। उन्होंने, एक कांस्टेबल रहते हैं जिनका 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, उनको रास्ते के कोने पे खड़ी होनी है। उनका काम क्या है? टाइम से पहुंचो, ईमानदारी से अपना 8 घंटे की ड्यूटी करो, कर जाओ। उसकी जो इम्पैक्ट है उस ड्यूटी का, वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो पूरे मतलब क्राइम को स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को कंट्रोल कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी भी सेम, धर्म कर्म सेम होता है। आप जो काम कर रहे हो ईमानदारी से करो, शिद्दत से करो, और आप कर जाओ। यू कैन नॉट कंट्रोल द यूनिवर्स, यू कैन नॉट कंट्रोल द आउटकम, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। और वो एक बात से मेरी काफ़ी समस्या, हाँ, काफ़ी सारी समस्या सॉल्व हुई। मैं वापस जाती हूँ हमेशा, जब भी कुछ दिक्कत होती है तो मैं वापस उसी बात पे पहुंच जाती हूँ कि ड्यूटी अपनी क्या है। आई थिंक मैं इस बात में मानता हूँ कि सबके पर्पस जो है ना लिखे हुए हैं। हमारा पर्पस है, आपका पर्पस ऐसा लिखा हुआ है कि ये करना है। हमको लगता है कि नहीं यार हम चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैंने तो मेरी लाइफ में ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए बहुत सारी चीज़ों के, तो हमारे पर्पस मुझे लगता है लिखे हुए हैं। आप पर्पस कह लो, ड्यूटी कह लो, ये लिखी हुई हैं, और उसको उतना ही कंट्रीब्यूशन है उनका लाइफ में। हम सोचें हर आदमी कुछ, वो भी अपने आप में स्पेशल ही है,
कि किसी कांस्टेबल का वहाँ खड़ा होना या आपका जर्नलिस्ट होना या मेरा एक्टर होना या किसी और का, वो सब ज़रूरी है। कि मैं बहुत छोटा होता था, हमारी शॉप पे ना एक अंकल आया करते थे, तो एज ए बच्चे मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती थी कि आदमी कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है। तो अंकल बहुत वाइज थे, उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि बेटा अगर मजदूर मिस्त्री नहीं होंगे तो मकान कैसे बनेंगे, मकान नहीं बनेंगे तो आप रहोगे कैसे। तो हर आदमी की ज़रूरत है, हर आदमी का पर्पस डिफाइन है और हर आदमी के कारण ये दुनिया चल रही है। तो वो ऊपर वाले ने ये सृष्टि को चलाने के लिए मुझे लगता है कि सबके अलग अलग पर्पसेस रखे हुए हैं। तुम्बाड़ की जो री रिलीज हुई थी जी, बहुत सक्सेसफुल थी। क्या आपको लग रहा है कि अभी मोर पीपल आर कमिंग टू द थिएटर्स टू वॉच, कि ज्यादा ओटीटी पे देख रहे, इसलिए उनको पता चला कि इतनी अच्छी फिल्म है, चाहो हम थिएटर में भी देख लेंगे? व्हाट हैज चेंज्ड इन योर ओपिनियन इन द थिएटर ओटीटी इकोनॉमी? तो मुझे लगता है कि जो आपका क्वेश्चन है कि तुम्बाड़ को लोग री रिलीज में क्यों देखने आए, उसके बहुत सारे रीज़न थे। एक तो डेफिनेटली ये रीज़न था कि लोगों ने ओटीटी पे देखी थी, पसंद की थी और लोगों ने सेंस किया था कि इसका थिएटर में ज़्यादा मज़ा है, ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। जैसे हमारे पुराने ज़माने में ना हमारे अंकल शोले की टेप सुना करते थे, सिर्फ डायलॉग आ रहे हैं, फिल्म ही देख रहे हैं, मतलब ऑडियो टेप हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ओटीटी पे देख रहा है तो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तुम्बाड़ वो फिल्म वो है कि जिसको आप सिनेमा में आप एक्सपीरियंस उसी हिसाब से बनाई गई है कि सिनेमाटोग्राफी में घंटों घंटे लगाए जाएं कि एक तरह की फिल्म दिखे, क्योंकि वो आपको ट्रांसपोर्ट कर देती है। हाँ, वो बारिश की बारिश में सराउंड साउंड। मतलब मैं जब तुम्बाड़ रिलीज हुई थी तब इंटरव्यू दिया करता था, तो मैं उनको कहा करता था हर जर्नलिस्ट को, जब आप बाहर निकलोगे फिल्म देखकर तो आप पूछोगे कि बारिश नहीं हो रही क्या। तो वो इम्पैक्ट था तुम्बाड़ का। तो मुझे लगता है एक तो लोगों ने वो समझा, ऑडियंस ने, कि इसका जो मज़ा है वो थिएटर में। तो मुझे लगता है ये मेनली बात है। सेकंड, कोविड के बाद आप कह लो एक वैसे बहुत चेंज आया है अवेयरनेस का कि वी आर वाचिंग नेटफ्लिक्स, अमेजोन, अ लॉट ऑफ कंटेंट। थर्ड, मुझे लगता है कि इंडिया की लैंडस्केप बहुत स्पीड से चेंज हो रही है। ओके। कि आज मान लो 2005 में 7 में गंगानगर जैसी जगह पर 3-4 इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई, तो उससे लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको लैंग्वेज का फ़ायदा है। तो लैंग्वेज के कारण एक कल्चर में एक्सेस है, तो दे कैन वॉच एन इंग्लिश फिल्म, तो दे आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स, दे आर वॉचिंग अमेजन, फॉरेन कंटेंट। तो अभी उनको जो रेगुलर कंटेंट है वो समझ में नहीं आ रहा, तो वो दे लाइक अनप्रिडिक्टेबल, कुछ नया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने तुम्बाड़ बहुत अप्रिशिएट की, स्पेशली जेंजीज, उन लोगों ने तुम्बाड़ बहुत पसंद की, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जेंजी हैं वो थोड़े से लेस जजमेंटल हैं। दिस इज़ माय ओपिनियन। तो कि मुझे लगता है कि उनको ये कम फर्क पड़ता है कि स्टार है या नहीं है, या ये उनको कंटेंट की ऑथेंटिक, मतलब आज की डेट में अगर आप पूछो कि क्या फैशन में है, तो ऑथेंटिक होना फैशन में है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट नाउ, भी लोग बोल रहे हैं कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स उतने हैं ही नहीं और मल्टीप्लेक्स में बहुत महंगा हो जाता है फुल फैमिली को जाके देखने के लिए, सो दैट मल्टीप्लेक्स इकोनॉमी इज ब्रेकिंग द, मतलब ये पूरा बिजनेस प्रोपोजिशन जो है, आप यूर आल्सो बिजनेसमैन, दैट द बिजनेस प्रोपोजिशन इज फेलिंग बिकॉज पीपल फाइंड इट इजियर टू जस्ट वॉच इट एट होम ऑन एन ओटीटी। तो इसलिए देयर आर फ्यूअर फिल्म्स रिलीजिंग, इसलिए गुड फिल्म्स आर नाउ बीइंग री-रिलीज्ड। डू यू एग्री विद दैट लैंडस्केप चेंज आल्सो? आई थिंक लोगों को लगता है कि अगर मल्टीप्लेक्स वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। आई एम द फर्स्ट पर्सन, मुझे लगता है, जिसको जो ये बात कह रहा है, क्योंकि किसी कोई भी आदमी आकर ये गाली निकाल देगा, बिल्कुल सही बात है कि टिकटॉक के प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट उनका भी बिजनेस है और वो भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि माशाल्लाह प्रॉफिट में है, क्योंकि खाली के खाली चले जाते हैं समय। तो वो जो, पर ऑडियंस के लिए वो हर्डल है कि मैं अगर एक आदमी, मतलब ये सिक्के के पहलू हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, मैं लाइक यू आर अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट टेकिंग साइड, बट आई एम सेइंग मल्टीप्लेक्स वालों का भी एक पर्सपेक्टिव है। हाँ, अकॉर्डिंग टू मी दे आर नॉट अर्निंग टन्स ऑफ मनी, राइट। because they have to pay rent, they have to run the AC and many things. And people tend to expect a certain quality when they Certain go to quality, this. तो वो प्रॉब्लम है इस बात में। पर एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर है, मैं 2000 रुपये, अगर मैं फैमिली के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ तो मुझे 2000 रुपये चले जा रहे हैं। मैं पॉपकॉर्न लेने जाऊँ तो 400 रुपये का पॉपकॉर्न है, तो हाँ, वो भी वैलिड कॉन्वर्जेशन है, तो मैं घर पे ही देख लूँ। और there has also been a conversation among producers कि जो बट I'll ask you the answer, I'll tell you the answer. हाँ, जो ये री रिलीज हो रही है फिल्में सिनेमा खाली, उसका कारण ये है कि सडनली ओटीटी आया,
ओटीटी ने बहुत सारे पैसे दिए क्योंकि ओटीटी को कंटेंट चाहिए। अभी ओटीटी के पास कंटेंट हो गया, अभी ओटीटी पैसे समझ के दे रहा है। हम्म, स्टार्स के प्राइसेस आसमान को छू गए हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू मी मल्टीप्लेक्स से ज़्यादा प्रॉब्लम एक्टर्स के प्राइसेस की है। हाँ, that was going to be my next question. कि कोई 40 करोड़ कोई 50 करोड़ चार्ज कर रहा है, ओटीटी से पैसा आया, पैसा पंप हुआ, एक्टर्स को बहुत पैसे मिलने लग गई। अभी ओटीटी ने हाथ खींच लिया है। हम्म, अब जब तक आपके पास ओटीटी की डील नहीं है, यू कांट मेक अ मूवी, इट्स डिफिकल्ट कर रहा okay, it's difficult to make it. हाँ, एंड ओटीटी को बहुत कम फिल्में चाहिए, जितनी फिल्में चाहिए वो उतनी लेंगे। तो इसके कारण फिल्मों का प्रोडक्शन जो है ना पिछले 2-3 सालों में कम हो गया है। उसके कारण से सिनेमा खाली हो गए हैं। ये एक्चुअली इसी कॉन्वर्सेशन, इसी इंटरव्यू पे, पॉडकास्ट पे करण जौहर ने भी कहा था कि फिल्म एक्टर्स की जो मांग है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि एक्चुअली फिल्म का जो बजट है उसकी मतलब 90% फिल्म एक्टर को ही देना पड़ता है, तो बिल्कुल। इट डजंट वर्क आउट एनी मोर। सो व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दैट? इट्स सैड बट इट्स ट्रू कि कितने लोग फिल्मों में काम करते हैं। मतलब राइटर्स, स्पाइन तो राइटर्स हैं यार। राइटर्स अच्छे होंगे तो फिल्में बनेंगी। हमारे यहाँ इको सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि सिर्फ कंटेंट भी नहीं चल सकता, कंटेंट के साथ फेमिलियर फेसेस चाहिए। अगर आप थिएटर में, अभी हम बात कर रहे हैं, थिएटर बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, टिकट खरीद के जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप वो फेमिलियर फेस है तो इट्स ईजी हो जाता है आपके लिए। तो हमने फेमिलियर फेसेस बनाए ही नहीं है क्योंकि यहाँ इको सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता कि हम बाहर के कोई आदमी को, जो आपने बहुत पहले कॉन्वर्जेशन में कहा था कि आउटसाइडर्स को चांस नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा इकोसिस्टम प्रोड्यूसर है नहीं जो कहें कि हम बाहर के लोगों पर दाव लगाएंगे, ये टेबल पे कुछ लेके आ रहे हैं। एक्टर बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं जो टेबल पे कुछ लेकर आ रहे हैं, जिनके साथ, पर वो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। वो कोई एक आदमी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए, राइटर करेक्ट, डायरेक्टर करेक्ट, एक्टर करेक्ट, कम बजट में। जैसे लापता लेडीज वो फिल्म है जो जो एग्जाम्पल है कि जैसी फिल्में बननी चाहिए, जिसमें छोटे से बजट में नए एक्टर्स के साथ फिल्म बनाई गई है। वो एक्टर्स टेबल पे कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं, बजट कुछ खास नहीं है, फिल्म थिएटर में अच्छा बिजनेस करती है, ओटीटी पर वैसे प्रोड्यूसर नहीं है, वैसे प्रोजेक्ट बनने चाहिए। मुझे लगता है वैसे प्रोजेक्ट्स की कमी है। जैसे सलीम जावेद के टाइम पे, जी, सलीम सर और जावेद सर के टाइम पे जो राइटर के नाम पे फिल्म देखने जाते थे लोग कि इन लोगों ने लिखा है तो बढ़िया लिखा होगा। सो यू फील दैट देयर इज नॉट इनफ रूम बीइंग मेड फॉर राइटर्स? डेफिनेटली। और जो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो राइटिंग है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई महान फिल्में बना दी हैं या हर आदमी में कमियाँ होंगी, बट स्क्रीन प्ले में ही हम लैग कर रहे हैं। जो सलीम जावेद साहब का सबसे खास बात थी वो स्क्रीन प्ले था। जो एक स्टोरी होती है, एक स्क्रीन प्ले होता है। स्क्रीन प्ले होता है कि आपको डिप नहीं आने दे, बांध के रखे। इफ आई एम वॉचिंग अ फिल्म इन अ थिएटर, इफ आई एम पेइंग लार्जली जो ऑडियंस है उसको इस बात से मतलब है कि आपने मुझे हंसाया, आपने मुझे रुलाया, या एटलीस्ट आपने मुझे बांध के रखा कि मैं मेरा फोन नहीं देखने लगा। आपने इतना तो किया, तो कुछ तो करो। हाँ, तो वहाँ स्क्रीन प्ले जो है मुझे लगता है कि फेल हो रहे हैं। मेनली स्क्रीन प्ले कोहेरेंट नहीं है, राइटिंग पे काम नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इकोसिस्टम नहीं है कि राइटिंग स्कूल्स हैं जहाँ राइटिंग सिखाई जा रही है, ऐसा है नहीं। तो राइटर्स इज द, जो ये फेलियर है पूरे सिस्टम की, कहीं ना कहीं राइटर्स की कमी, अच्छे प्रोड्यूसर्स की कमी, ये सब चीजें। ये एक्चुअली सुनने में आया कि आजकल स्टूडियोज में देयर आर रिसर्चर्स जी, जिनके पास एमबीए है तो उनको रिसर्च करना आता है, तो बोलते हैं कि अच्छा 12 मिनट के बाद एक कुछ ऐसा होनी चाहिए और 10 मिनट छोड़ के फिर एक और गैग होनी चाहिए या एक और कुछ एक्शन होनी चाहिए। तो उनका एक फॉर्मूला निकालते हैं रिसर्च के हिसाब से। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दैट? मुझे तो नहीं लगता ये वर्केबल है। इसमें मैं काफी जगह ये कहानी सुनाता हूँ। हम फिल्म देखी आपने? हाँ, वो सीन याद है जहाँ बच्चन साहब रजनीकांत को कहते हैं कि कुमार, तुमने क्रिमिनल्स की तालीम फाइल्स में और किताबों में पढ़ी है, मैंने उनकी तालीम उनके बीच रहकर उनसे सीखी है। समझो, तो मैं किसी की जॉब को या किसी के टैलेंट को कम नहीं कहना चाहता, बट दिस इज ओनली माय पर्सपेक्टिव।
वो आपको करके लिख कर ही आता है, मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि 12 मिनट बाद गैग हो या हाँ रिसर्चर हो। रिसर्चर नहीं चाहिए, राइटर चाहिए, Hmm. दैट्स द डिफरेंस। I also want to understand from you, how does one build, हिंदी में बोलते हैं ठहराव, which is basically that life will keep throwing challenges at you, but focus रहनी चाहिए कि नहीं, ये फिल्म तो मैं complete करूँगा, I will continue to work for it. तो वो कहाँ से आता है, ये कहाँ बिल्ड किया आपने? वो मुझे पता नहीं, वो इनबिल्ट ही होता है, वो मोहब्बत से आता है कि मुझे बहुत प्यार है फिल्मों से, मुझे फिल्मों के अलावा किसी चीज़ से इतना प्यार नहीं है। तो मैं फिल्मों के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो तुम बाहर थी, चाहे क्रेजी है। तो आई थिंक वो प्यार से आता है, मोहब्बत से आता है। जब आप मोहब्बत में हो तो सब कुछ दे देते हो, बस इतना ही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे सब चीज़ें सेकेंडरी लगती है, जब फिल्म होती है या काम होता है फिल्म से रिलेटेड, मुझे एक अजीब सा मज़ा आता है। मुझे लगता है कि आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, आई एम एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे मोहब्बत है उससे, दैट्स व्हाई आई कैन डू दिस। Beautiful. So Shah, thank you so much for speaking with me. थैंक यू, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एक Thank- नया पर्सपेक्टिव समझ में आया मुझे कि क्या होता है, बट मज़ा आया आपसे बात करके। Thank you. Thank I wish you very, very good luck. Thank you. Thank you.